बिटिया की बात हो रही थी, बेटियों की बात हो रही थी, तो मुझे चार पंक्तियां किसी की याद आती हैं कि अपने इतिहास के पृष्ठों पे ग्रहण ना होता, अपने इतिहास के पृष्ठों पे ग्रहण ना होता, भाई के हाथ से भाई का मरण ना होता। अपने इतिहास के पृष्ठों पे ग्रहण ना होता, भाई के हाथ से भाई का मरण ना होता। पांडवों को जो अगर एक भी बेटी होती, कुलवधु द्रौपदी का चीरहरण ना होता। चिंताएं कभी नहीं खत्म होती, रोना कभी खत्म नहीं होगा। हंसने के अलावा कुछ नहीं रखा है दुनिया में। हंस लो, जब भी मौका मिले हंसने का हंस लो, क्योंकि रोने के लिए रुलाने के लिए हमारे रिश्तेदार ही काफ़ी हैं। एक ऑपरेशन थिएटर के बाहर लिखा था, हार्ट के ऑपरेशन थिएटर के बाहर लिखा था कि यार गर हंस बोल लेते तुम कभी यारों के साथ, तो यूं दिल नहीं खोलना पड़ता औजारों के साथ। इसलिए निवेदन है कि थोड़ा सा हंस भी लें, हम लोगों को भी सुन लें। हम लोग आपको हंसाने के लिए आए, लेकिन आप लोग कवियों को रुलाने पे तुले हुए हैं। बात कर रहे थे वो पति पत्नी की बात कर रहे थे, प्रेम की बात कर रहे थे। वो अभी अंकल बैठे थे, चले गए, बड़े खुश हो रहे थे उनकी मुकेश भैया की कविताएं सुन के, प्रेम की बात सुन के। पहले का प्रेम अद्भुत था साहब। आजकल तो व्हाट्सअप हो गया, व्हाट्सअप पे लोग मैसेज कर देते हैं, लेकिन पहले खून से खत लिखा करते थे। विधायक जी बैठे हैं, आप तो शायद हो सकता आपने भी किसी को खून से खत लिखा हो कभी। एक ज़माना था लोग पहले खून से खत लिखा करते थे, लेकिन हमारे जैसे प्रेमी अगर खून से खत लिखें तो क्या होता है, सुनना और आनंद लेना। ऑब्जर्वेशन का कवि हूँ, अपनी कविताओं से आपको हंसाने का प्रयास करता हूँ। सुनिएगा, फिर हम अगले कवि को बुलाएंगे। खून प्रेम पत्र प्रेमिका को लिखता था, खून से मैं लिखता था प्यार भरे अरमा निकाल कर। प्रेम पत्र प्रेमिका को लिखता था, खून से मैं लिखता था प्यार भरे अरमा निकाल कर। प्रेमिका भी चूमती थी पत्र तो बीमार हुई, कहा कि मलेरिया है डॉक्टर ने जांच कर। तो सुन के वो बौखलाई, मिलने वो मुझे आई, कैसे खून से लिखा है बोली वो दहाड़ कर। सुन के वो बौखलाई, मिलने वो मुझे आई, कैसे खून से लिखा है बोली वो दहाड़ कर। मैंने कहा वीकनेस हो ना जाए मुझे कहीं, इसलिए लिखता था मच्छरों को मार कर। वो पति पत्नी की बात कर रहे थे। आदरणीय मनोज गोयल जी आ गए हैं। एक बार भाभी जी को अंगूठी दिलाने ले गए सोने की दुकान पे। फिर क्या हुआ, पत्नी को सोने की अंगूठी जो दिलाई मैंने, भाई साहब आपको समर्पित करता हूं, पत्नी को सोने की अंगूठी जो दिलाई मैंने, सेल्स गर्ल से कहा कि रेट कम कीजिए। पत्नी को सोने की अंगूठी जो दिलाई मैंने, सेल्स गर्ल से कहा कि रेट कम कीजिए। सेल्स गर्ल बोली सर आप हैं हमारे खास, रेट पे ना जाइए यूं चाय शाय पीजिए। तो आपको ही देख के लगाए मैंने रेट कम, तो मैंने कहा थोड़ा और मुझे देख लीजिए। आपको ही देख के लगाए मैंने रेट कम, तो मैंने कहा थोड़ा और मुझे देख लीजिए। पत्नी ने कहा यदि ऐसी कोई बात है तो रखिए इन्हें अंगूठी मुफ्त में ही दीजिए। बस ऐसे ही मस्ती के साथ आप सुनो। और एक मस्ती के कवि को और बुलाना चाहता हूँ। वो व्यंग के कवि भी हैं और हास्य के कवि भी हैं। व्यंग और हास्य में बड़ा बारीक अंतर होता है साहब। हास्य रस वो होता है कि हमने कोई चुटकुला सुनाया, आपको हंसी हो गई, हंसी आ गई, एक जैसे स्विच दबाया और बल्ब जल गया। लेकिन व्यंग इतना बारीक होता है कि वो जब कवि आपको व्यंगकार व्यंग सुनाएगा तो हो सकता है उस समय आपको समझ में नहीं आए, लेकिन हो सकता है 1 घंटे बाद आपको वो व्यंग समझ में आएगा, और ऐसा समझ में आएगा कि जीवन भर आप उसको सुन सुन के याद कर कर के हंसेंगे। व्यंग होता क्या, मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। देश के बड़े व्यंगकार हुए सुरेश पराग। यहाँ बड़े जितने भी लोग हैं मुझे लगता है सब समझदार हैं और सब समझेंगे। मैं देखना चाहता हूँ आप व्यंग कितना समझते हैं। सुरेश पराग ने बड़ी तवीयत के साथ व्यंग किया कि लालू ने जब चारा खाया तो चारा बेचारा ये सोच के शर्माया। लालू ने जब चारा खाया तो चारा बेचारा ये सोचकर शर्माया कि जब मुझे गाय खाती थी तो मैं गोबर बनता था। हो सकता कईयों को कल सुबह समझ में आए। व्यंग ये होता है। और एक और व्यंग अगर जिनको समझ में नहीं आया उनको एक और व्यंग सोचता हूँ। देश के बड़े व्यंगकार हुए तेज नारायण बेचैन। उन्होंने कहीं व्यंग किया कि सांसदों ने जब लोकसभा में प्रस्ताव रखा कि सांसदों के मनोरंजन के लिए यहाँ चिड़ियाघर होना चाहिए, तो हमने कहा उसकी क्या जरूरत है जबकि आप लोग हो।
ये व्यंग का तेवर होता है। तब मैं एक ऐसे व्यंग्यकार को यहाँ आमंत्रित करना चाहता हूँ जिनका नाम होता है मुकेश मनमोजी, कि जब तक रहा मैं धूप में चादर बना रहा, मैं अपनी माँ का आखिरी जेवर बना रहा, ये दुनिया हंसना ना भूल जाए इसलिए मैं बादशाह होकर भी जोकर बना रहा। जोरदार तालियों से आवाज दें मुकेश मनमोजी। माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ। अग्रकुल के भीष्म पितामह महाराजा अग्रसेन जी को पावन श्री चरणों में बार बार प्रणाम करता हूँ। आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। भाई मनोज अग्रवाल जी जिनका आज जन्मदिन है, उन्हें जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। दीर्घायु रहें, सदैव स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। हमारे बीच भूतपूर्व विधायक जी बैठे हैं। आप भूतपूर्व नहीं हैं, आप अभूतपूर्व हैं। वाह वाह। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ मित्रों, कवियों की बातें सुनना, समझना, तालियां बजाना और आशीर्वाद देना एक अच्छा जनसेवक नेता ही कर सकता है। वाह वाह। वरना भाई साहब आजकल के नेता तो क्या कर रहे हैं। मित्रों, छोटी छोटी बातें करूंगा। हम लोग तालियां क्यों मांगते हैं? थोड़ी देर के लिए आपके बीच में आए हैं, थोड़ी देर आए हैं, चले जाएंगे, लेकिन यादें आपकी हम साथ में ले जाएंगे। बड़ी लंबी यात्रा करके आए, आपके बीच पहुंचना बहुत मुश्किल था। कल इंदौर में था, लेकिन मुझे दीपक भाई ने बोला मुकेश भाई कैसे भी हो पहुंचना है। अब मैं कैसे पहुंचा, मेरी पीड़ा कब दूर होगी? जब आपका आशीर्वाद मिलेगा, आपकी तालियां मिलेगी, आप मुझे सुनेंगे। हम लोग तालियां क्यों मांगते? दो पंक्तियां देना चाहता हूं। कभी रोटी नहीं खाता, वाह, कभी रोटी नहीं खाता, तालियों से पेट भर जाता है। वाह। और जब कभी को ताली ना मिले, बेचारा भूख से मर जाता। वाह, ये वाह वाह। ये ताली बता रहे अपन जिंदगी घर जाएंगे। हमारी पत्नी बहुत टेंशन में रहती, विधायक जी बोले जा तो रहे, ताली नहीं मिलेगी तो निपट जाओगे। अरे मैंने कहा ऐसा मत सोच कर, मैं उनके बीच में जा रहा हूँ जो कुबेरपति कहलाते, माता लक्ष्मी को कुल देवी मानते, उनके बीच जा रहा हूँ। ऐसी वैसी हस्ती के बीच में नहीं जा रहा हूँ। एक बार आप अपने लिए ताली बजा के बताइए, आशीर्वाद अपने को मिलते ही रहेगा। वाह। मतलब एक बहन जी मेरे से पूछने लगी हास्य कविताएं लिखते कैसे? मैंने कहा बहन जी लिखने में दिमाग नहीं लगाना पड़ता, हाथ को पकड़ना पड़ता है। हम हाथ से कहाँ से निकाल सकते? एक दिन की बात, सुबह सुबह घर आया, देखा दरवाजे पर पत्नी। अरे मैंने कहा मुकेश अपने भाग्य खुल गए। 20 साल में पहली बार पत्नी और अपना इंतजार। मैं जाकर के सोफे पर बैठा, उसने एक गिलास पानी ला के दिया, मैंने पानी पिया, वो फौरन बोली डिनर करोगे? अरे मैंने कहा भगवान अंग्रेजी नहीं आती तो मत बोला कर। सुबह के खाने को लंच बोलते, रात के खाने को डिनर बोले, खाना तो रात का है। अरे मैंने कहा खाना रात का बच गया था तो बेकार में बासा क्यों किया, किसी कुत्ते को डाल देती। बोले बाहर खड़े होकर कुत्ते ही का तो इंतजार कर रही थी। वाह। ये वजह वो बाहर का टेंशन ले लेते, अपने घर में मिल जाता। अच्छा साहब क्या है, टेंशन देने का है आजकल, टेंशन लेने का बिल्कुल नहीं। आपको किसी को टेंशन देना हो, बढ़िया सरल उपाय। कोई बुजुर्ग अकेला कहीं बैठा हो, जाकर उसके चरण छुओ और कहना दादा कैसे, और बिना बोले निकल लेना। अगला 2 घंटे टेंशन रहेगा जी ठाकुर। इस समय मतलब टेंशन देने का। आप तो खिलखिलाते मस्ती के साथ सुनना। मैं सुबह सुबह घर से निकल रहा था, वो पत्नी आ गई। मैंने कहा तू फिर आ गई? अरे यार बोले तुम हफ्ते भर के लिए जा रहे, मेरे लिए कोई सेवा? मैंने कहा 1 कप चाय बना के पिला दे। वो बच्चा आप चाय बनाने जाने लगी, मैंने उसको रोका। बोले क्या हुआ? यार मैंने कहा चाय में अदरक डाल देना, थोड़ा स्वाद बन जाएगा। वो गई और चाय बना के लाई, मेरे को चाय दी, मैंने पहली चुस्की ली, मुझे लगा इसने अदरक डालना भूल गया। मैंने उसको बुलाया क्यों रे अदरक नहीं डाला क्या? बोले डाला ना। मैंने कहा मेरे को स्वाद नहीं आ रहा। बोले फिर से पी के देखो। मैंने दूसरी चुस्की मारी, मैंने कहा तूने अदरक नहीं डाला। वो भाई साहब किचन की तरफ गई, वहाँ जो चाय का बर्तन उठा के ले आई। बोले देखो चाय की पत्ती दिख रही? मैंने कहा दिख रही। बोले इसमें कुटा हुआ अदरक पड़ा, वो भी दिख रहा है। मैंने कहा वो भी दिख रहा है, लेकिन स्वाद क्यों नहीं आ रहा? बोली बंदर क्या जाने। वाह। ये किससे वजह अपने घर के। अच्छा किसी को हास्य कवि बनना हो ना, अनपढ़ पत्नी ले आओ, कम पढ़ी लिखी ले आओ, भाई साहब घर में बहुत मैटर मिलता है।
अच्छा मैं भी बहुत कम पढ़ा लिखा हूँ भाई। ये कभी लोग मेरे मैं जब परिचय नया नया हुआ बोले दादा आप कहाँ तक पढ़े, मैंने कहा 10वीं फेल हो गए यार, आगे नहीं पढ़ पाया। ये लोग सब बड़े बड़े पढ़े लिखे साहब, बहुत बड़े बड़े काम होते इनके बड़े बड़े। मैंने कहा दीपक जी एक बात बताओ, आप लोग इतना पढ़े लिखे? बोले हाँ। मैंने कहा वही मैं भी कर रहा हूँ, वही तुम भी कर रहे हैं। इससे पढ़ने लगने से फायदा क्या होता है भाई साहब? वाह बढ़िया। अच्छा ये दीपक जी परीक्षा ले रहे हैं, अच्छा बोले आपको थोड़ा बहुत तो हाँ मैंने कहा थोड़ा बहुत तो जानता हूँ। बोले अंग्रेजी कितनी जानते हो? जानते हो कुछ? मैंने कहा थोड़ी बहुत जानता हूँ। बोले कितनी जानते? मैंने कहा आप कुछ भी मेरे से बोलो अंग्रेजी में, मैं आपको उत्तर दे दूंगा। इन्होंने दिमाग लगाया, बोले वो सामने लड़की खड़ी है उसको अंग्रेजी में इधर आने को बोलो। इतनी अंग्रेजी अपने को आती थी, अपन ने आवाज़ लगाई बेबी कम हियर, लड़की मंच पर। अब इन्होंने पैतरा खेला, अब बोले इस लड़की को अंग्रेजी में वापस जाने को बोलो, अपने को ये नहीं आता था। देखो भाई साहब अपन ने फिर दिमाग लगाया, अपन मंच से उतरो वहां जाके खड़े हो गए और वहां से आवाज लगाई बेबी कम हियर। दिमाग होना चाहिए, पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता भाई। वाह वाह भाई। वो सब ये आदत मेरी पत्नी की। मैं उसको बार बार समझाता तेरे को अंग्रेजी का अर्थ नहीं मालूम, हिंदी के साथ अंग्रेजी का शब्द मत डाला कर, किसी दिन बेइज्जती हो जाएगी। बड़े बड़े लोग मेरे घर आते, नहीं मानती भाई साहब, हिंदी के साथ अंग्रेजी बोलेगी, अंग्रेजी समझेगी। मैंने एक दिन कुछ मेहमान आए, मैंने उसको आवाज़ लगाई, वो किचन में भोजन बना रही थी, उसने वहीं से पूछ लिया क्या चाहिए। मैंने कहा चाय बनाना। थोड़ी देर बाद भाई साहब एक ट्रे में 2 चाय और 2 केले लेके आ गई। मैंने दिमाग पीट लिया। अरे मैंने कहा चाय के साथ नमकीन लाती, पकौड़े लाती, बिस्किट लाती, तू केले लेके क्यों आ गई? बोले आपने जो मंगाया मैंने लाया। मैंने कहा मैंने क्या मंगाया? बोले मैंने पूछा था ना क्या चाहिए, आपने कहा था चाय बनाना, ये रही चाय और ये रही। अच्छा है ठोक दो एक बार। ये भाई ने बड़ी अच्छी अच्छी बात है कि वो जब बच्चा मंच पर आकर बैठा, ये मुकेश भैया कहते हैं, भैया मुकेश भैया बोले बच्चे को बोल दो उपद्रव मत कर, बाबा पकड़ लेगा। मैंने कहा मुकेश भैया अभी बच्चा मालूम क्या कहेगा, हमको मत सिखा। बोले बाबा को तो पुलिस पकड़ के ले गई। वैसे बाबा को जमाना है, एक बाबा सच्चा बाबा था, मैं प्रमाण सहित बताऊंगा, बिल्कुल सच्चा बाबा, वो था निर्मल बाबा। इतनी बड़ी तस्वीर लगा के रखा घर में मैंने। वो सच्चाई क्या कहता है मैं आपको बता रहा हूँ प्रमाण। वो कहते थे 10-10 के नोट रखो, 10 के नोट रखो। बाजार में उनकी बात मानते गए, 10-10 के नोट रखते रहा और आप लोग 1000-1000 500 के फंसा रहे थे। और जब नोट बंद हुए तो अपन 10 वाले मजा कर रहे थे, 1500 वाले बैंक की लाइन में लगे थे। अपने को समझ में आ गया यही बाबा सबसे अच्छा बाबा। मैं उसके दरबार में चला गया, बाबा मैंने कहा प्रणाम। बोले समस्या बता। बाबा मैंने कहा पत्नी से नहीं पट रही। बोले मेरी भी नहीं पट रही, जब तो बाबा बन गया। वाह। अरे बाबा मैंने कोई तो हल होगा। बोले शादी के कितने साल हो गए? मैंने कहा 25। बोले पत्नी के हाथ के बने कभी भोजन की तारीफ की? मैंने कहा आज तक नहीं की। बोले कृपया यहीं रुकी। बोले पत्नी के हाथ के भोजन की तारीफ करना चालू कर दे, कृपया चालू हो जाएगी। मैं लौट करके घर आया, पत्नी को आवाज़ लगाया, बोले क्या हुआ यार? मैं कहा भूख लग रही, कुछ खाने को ला। उसने भाई साहब एक थाली में कटोरी में दही और 2 पराठे लेके आ गई। मैंने पहला निवाला डाला मुंह में, बाबा की बात याद आ गई तारीफ करना। क्या पराठे बने यार, मजा आ गया। ऊपर लेके नीचे तक देखने लगी, बोले दारू पी के आया क्या? मैंने भाई साहब दूसरा निवाला तोड़ा, मुंह में डालते बोला क्या पराठे बने यार, ऐसा लगता बनाने वाली की उंगलियां चूम लूं। उठा के थाली बाहर फेंक दी, बाल पकड़ के झिझोट डाला। बोले 20 साल से बना के खिला रही, कभी तारीफ नहीं किया, आज पड़ोसन से 2 पराठे मांग के लाई। वाह बहुत बढ़िया भाई साहब। ताली पे ताली बज रही। बोले ये अच्छी बात नहीं। चलिए आइए मित्र, एक व्यंग्य की रचना आपके बीच में रख रहा हूँ। स्वागत स्वागत। हमने कहा साहब किसी राजनीतिक दल से हमारा लेना देना नहीं, लेकिन जो हम देखते वो होता है। मैं उस भ्रष्ट राजनीति के खिलाफ लिखता हूँ जो देश को गर्त में लेके जाते हैं। राजनीति करो वो जिस राज में नीति हो। जो लोग नीतियाँ छोड़ के राज करते हैं ऐसे नेताओं पर लिखता है। एक कविता आपके व्यंग्य रचना आपके समक्ष रखना चाहता हूँ कि एक सपेरा हमारे शहर में आया। वाह। एक सपेरा हमारे शहर में आया, साथ में पिटारी लाया,
चौराहे पर खड़ा बीन बजा रहा था, आने जाने वालों को अपनी ओर बुला रहा था। जैसे ही भीड़ इकट्ठी हुई सारी, सपेरे ने सामने रखा पिटारी, फिर जोर से चिल्लाया, साहिबान कदरदान देखिए देखिए मैं बड़े बड़े सांप लाया, सबके सब सांप बेहद जहरीले हैं, कुछ काले हैं कुछ पीले हैं, देश के सभी प्रांतों में बसते, और जो इन्हें दूध पिलाता सबसे पहले उसे डसते। वाह। जो इन्हें दूध पिलाता सबसे पहले उसे डसते। आप भी गौर फरमाइए, आप भी गौर फरमाइए, इन सांपों के बारे में थोड़ा बहुत तो जान जाइए, और मैं अपनी पिटारी खोलूं या कि जाना इनके बारे में बोलूं। आप भी अपने हाथों के बंधन खोलिए और एक बार, बस एक बार भारत माता की जय बोलिए। बस एक बार भारत माता की जय बोलिए। जैसे ही गूंजा भारत माता का जयकारा, जैसे ही गूंजा भारत माता का जयकारा, सपेरे ने एक कंकर उठा, पिटारी पर मारा, पोटली में अपनी को टटोला, झटके से पिटारी खोला। पिटारी खुलते ही जनता चीखी चिल्लाई, कुछ भागी कुछ घबराई, क्योंकि खुली पिटारी के राज बहुत गहरे थे। पिटारी में सांप नहीं, भ्रष्ट नेताओं के चेहरे थे। पिटारी में सांप नहीं, भ्रष्ट नेताओं के चेहरे थे। सपेरे ने एक एक चेहरा अपने हाथ में उठाया, उनकी जाति प्रजाति के बारे में बताया और कहा, सुन लो प्यारे, देखना है बिजदर सारे, किसी दिन हमारे देश को अपने बंधन में कस लेंगे, यानी कि देश के प्रजातंत्र को डस लेंगे। इसलिए आप इन्हें देख करके न भागिए न घबराइए, इनका फन कुचलने के लिए पत्थर हाथ में उठाइए। इन्हें देख करके न भागिए न घबराइए, इनका फन कुचलने के लिए पत्थर हाथ में उठाइए। इनका फन कुचल करके पाओ इनसे छुटकारा, फिर गर्व से कहना सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बहुत बढ़िया, वाह 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 जहां से अच्छा। चार पंक्तियां रखना चाहता हूँ माँ के संबंध में। स्वागत। कि मरते दम तक दुआएं हजार देती है। माँ ही एक ऐसी होती कि मरते दम तक दुआएं हजार देती है। माँ अपनी औलाद को बेशुमार प्यार देती है, और ना जाने कौन सा जादू है माँ के हाथों में, ना जाने कौन सा जादू है माँ के हाथों में। सिर पर हाथ फेरती है, बुखार उतार देती है, सिर पर हाथ फेर कर बुखार उतार देती है। और रिश्ते खून के जाने कैसे तोड़ देते हैं, रिश्ते खून के जाने कैसे तोड़ देते हैं। संवेदनाओं से भी अपना मुख मोड़ लेते हैं, और कुत्ते पाल लिए हमने घर में अपने, बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। कुत्ते पाल लिए हैं हमने घर में अपने, बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ देते। समय बदल रहा है भाई साहब, पति अपने पत्नी की नहीं सुन रही, पत्नी अपने पति की नहीं सुन रही, ये सच है। बेटा अपने बाप की नहीं सुन रहा, ये भी सच है। पुलिस जनता की नहीं सुन रही, ये भी सच है। सरकार किसी की नहीं सुन रही, ये भी सच है। उसके बावजूद आपने मेरे को सुन लिया, ये आपका बहुत बहुत एहसान जी।